नमस्कार साथियों, भावेश मैथ्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर भी हम कुछ प्रश्नों को जो प्रतिशत पर आधारित हैं, जो पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं या जिनके पूछने की संभावनाएं बनती है, उन प्रश्नों को, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सर देखते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, यानी सेविंग करने की बात कर रहा है। मासिक आय का 30% बचाता है। व्यक्ति की आय में 15% और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। वापस ध्यान देना, 3 शब्दों का उल्लेख यहां पर हो रहा है, उनके ऊपर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। एक शब्द हो रहा है आय, ठीक है ना। दूसरा शब्द हमारा क्या हो रहा है कि व्यय, और तीसरा शब्द क्या है, बचत। इन तीनों शब्दों के बीच में संबंध क्या है वो निश्चित रूप से आपको पता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने दिन भर में 500 रुपए कमाए, ठीक है, इस 500 रुपए में से मैंने 300 रुपए खर्च कर दिए, बताओ सर मेरी बचत कितनी है। तब आप तुरंत जवाब देंगे कि सर आपकी बचत 200 रुपए है, यानी तीनों का संबंध ये है। अगर मैं इसको उल्टे तरीके से पूछता हूं और मैंने ये कहा कि मैंने दिन भर में 400 रुपए कमाए हैं, अभी मेरी जेब में 150 रुपए बचे हुए हैं, बचत है मेरी, बताओ मैंने पूरे दिन भर में कितने खर्च किए। तो तुरंत आप कहोगे 400 में से 150 घटा दें सर, और खर्च कितना हो जाएगा, 250 रुपए आपका खर्च हो जाएगा। या इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं कि मैंने पूरे दिन भर के अंदर 150 रुपए खर्च कर दिए लेकिन मैंने 50 रुपए बचा भी लिए, तब आप क्या कहने वाले हो कि सर आपकी आय कितनी है, आपने कितना कमाया है, 200 रुपए कमाए हैं। तो ये 3 शब्दों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा खेल चलने वाला है, आय, व्यय और बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है जी। तो चलिए मैं इन तीनों शब्दों को यहां पर एक बार लिखता हूं। पहला शब्द हो गया हमारा आय, दूसरा शब्द खर्च या व्यय, और तीसरा शब्द बचत, जिसके बीच में संबंध हम पहली पंक्ति के आधार पर प्राप्त करने वाले हैं। तो मैं पहली पंक्ति को दोबारा पढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति मासिक आय का 30% क्या है, बचाता है। तो निश्चित रूप से 30 का जो आंकड़ा है वो किसके लिए है, 30% बचाने के लिए है। तो बचत के नीचे मुझे 30 लिखना पड़ेगा। पहली चीज तो ये हो गई। अब ध्यान दो, आय क्या हो और व्यय क्या हो, इस आंकड़े से हमको पता लग जाएगा। बचत 30% है। अब आपका प्रश्न अपने आप से होना चाहिए कि बचत जो 30% है, ये बचत किसका 30% है। तो तुरंत दिमाग में आएगा कि ये बचत आय का 30% है, यानी बेस किसको माना गया है, बेस आय को माना गया है। इसलिए आय के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मुझे आय के लिए 100 लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दिमाग में चीज आई होगी। वापस से ध्यान देना, इस प्रश्न में यहां लिखा था आय का 30%, इस कारण से हमने आय को 100 माना है। अगर लैंग्वेज ऐसी होती, व्यय का 30% बचाता है ना, तो 30 तो बचत होती, लेकिन किसका है, व्यय का, उस स्थिति में व्यय 100 माना जाता। तो इसको विशेष रूप से ध्यान देना। हम में से अधिकांश विद्यार्थियों की गलती हो जाती है, हम प्रश्नों को ढंग से नहीं पढ़ते हैं या रटने का प्रयास करते हैं और हमेशा आय को 100 मानते हैं। मोस्टली प्रश्न जो होंगे उसमें आय आपको 100 मिल जाएगी, क्योंकि आय का ही लिखा जाएगा। लेकिन कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जहां पर व्यय शब्द का अगर उल्लेख है, तो उस स्थिति में व्यय को आपको 100 मानना होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहता हूं कि आय 100 है और उस 100 रुपए कमाने पर मैंने 30 रुपए बचा लिए, तो बताइए व्यय कितना हो गया सर, खर्चा हो गया 70 रुपए। तो पहली पंक्ति से पहली इंफॉर्मेशन तैयार है, आय 100, खर्च 70 और बचत 30। अब ये तीनों के अंदर बदलाव होगा अगली पंक्ति पढ़ने के साथ में। देखिए प्रश्न कहता है आय में 15% और व्यय में 10% की वृद्धि होने की बात प्रश्न के द्वारा की जाती है। यानी आय भी बढ़ानी है मुझे 15% के रूप में, और व्यय भी मुझे बढ़ाना है 10% के रूप में, खर्चा 10% बढ़ेगा। तो चलिए मैं यहां पर बात करता हूं, आय 15% बढ़ाना है, और चूंकि गणना 100 पर है तो 15 आप सीधा सीधा इसको बढ़ा दें, है ना। 100 के ऊपर कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो 100 में सीधा 15 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 115। व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो जो व्यय है इसमें मुझे 10% बढ़ाना है। अब आपको ध्यान देना है, ये जो 10% है हमारा, ये 70 का 10% कैलकुलेट करके आने वाला फिगर है। भाई प्रतिशत में 10 है, लेकिन 10% का मीनिंग क्या है,
10% किसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं आप? 10% 70 के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। 70 का 10% कितना हो गया? 7, और 70 में 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा सर? 77। कहीं कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए, तो अब दोबारा सीरीज हमारी क्या बन रही है? हम ये कह रहे हैं कि 115 रुपए कमाने वाला 77 रुपया खर्च कर देता है। तो बताइए इस स्थिति में उसकी बचत क्या होगी? यानी दूसरे के अंदर हमारा इस क्रम के अंदर बचत प्राप्त हो रही है। वापस से ध्यान देना, 15% 100 के ऊपर गणना नहीं करते हुए सीधा जोड़ दिया, 115 कर दिया। लेकिन व्यय के ऊपर 10% की गणना करनी पड़ी, क्योंकि आंकड़ा हमारा 70 का था। 70 का 10% 7, 70 में 7 जोड़ने पर 77। अब मुझे बताइए 115 रुपए कमाने वाला ये कह दे कि मैंने 77 रुपया खर्च कर दिया, तो बताइए उसकी बचत क्या होगी? तो आप क्या कहेंगे? 115 में से 77 को आप कम कर दें, तो देखिए कितना होगा? 38 है ना। वापस चेक कर लेते हैं। 7 और 8 15, 4 और 7 11, बिल्कुल इसको घटाने पर 23 और 15, 38 आपका जो है बचत हो गई। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न कह रहा है बचत कितने प्रतिशत बढ़ी। क्या स्थिति बच रही है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ध्यान दीजिए, बचत हमारी पहले 30 थी, अब 38 हो गई है। कितनी वृद्धि हो रही है सर? पहले तो ये चेक करें। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर रहेगा कि बचत में 8 रुपए की वृद्धि हो रही है। ये 8 रुपए की वृद्धि किस पर हो रही है भाई? 30 रुपए की बचत पर ही तो 8 बढ़े हैं, तो ये वृद्धि 30 पर हो रही है, पूर्व वाली बचत पर, और गुणा कर देंगे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, और 8 का 10 से गुणा, 80 में 3 का भाग देने पर 26 सही 2/3% वृद्धि, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। वापस ध्यान दें, 115 में से 77 कम करने पर 38 आ चुका था। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि? तो पहले आप पता करें, पहले बचत कितनी थी? 30 रुपए। अब नई स्थिति में बचत कितनी हुई? 38 रुपए। बचत कितनी बढ़ी? 8 रुपए। किस पर बढ़ी? 30 पर। तो 8/30 गुणा 100, ऐसा करते हुए प्रतिशत में आप कन्वर्ट कर दें। 26 सही 2/3%, और हमारे प्रश्न का उत्तर कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी, ये आपके प्रश्न का आंसर है। तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है सर, कई बार परीक्षाओं के अंदर है ना ये पूछा गया है। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न कह रहा है शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने उसके उपभोग में, कंजप्शन में, इस प्रकार कमी की कि शक्कर पर होने वाला उसका व्यय केवल 17% बढ़ा। देखिए पिछली क्लास के अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो, और नहीं तो आप उस क्लास को देखें, वहां पर डिटेल के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जितना प्रतिशत मूल्य बढ़ता है आपका खर्च भी उतना ही प्रतिशत बढ़ेगा उस समान मात्रा के लिए। लेकिन यहां ये प्रश्न कह रहा है कि मूल्य तो है 30% बढ़ता है, ठीक है ना, लेकिन व्यय या उसके ऊपर होने वाला खर्च केवल 17% बढ़ता है। इसका मतलब मात्रा में कमी होगी, ठीक है ना। अगर 30% मूल्य बढ़े और खर्च भी 30% बढ़े तो मात्रा समान रहेगी, लेकिन मूल्य 30% बढ़ता है और खर्च अगर 17% बढ़ता है तो निसंदेह आपको उस वस्तु की मात्रा कम मिलेगी, जो कि प्रश्न यहाँ है ना यहाँ पर इंडिकेट भी कर रहा है कि इस प्रकार कमी की उपभोग में, यानी मात्रा उसके कंजप्शन के अंदर कमी ऑटोमेटिक है आपकी, ठीक है ना। अब प्रश्न कह रहा है कि मूल्य वृद्धि से पहले शक्कर का प्रति माह उपभोग अगर 6 किलोग्राम था तो शक्कर का वर्तमान उपभोग कितना है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि भाई उसके कंजप्शन में, उसके उपभोग में, खान पान में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये मुझे चेकआउट करना है। और जितने परसेंट की कमी उपभोग में होगी उस कमी को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस उपभोग की मात्रा 6 किलोग्राम के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मूल्य का बढ़ना लेकिन व्यय का उतना ही प्रतिशत नहीं बढ़ना, उस कारण से मात्रा में होने वाली प्रतिशत कमी कितनी है वो देखते हैं। चलिए बहुत आसान है, एक पंक्ति के अंदर एरो डायग्राम बनाते हुए हम अपने प्रश्नों को निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से, आप 100 से स्टार्ट करें, यानी हमारे दिमाग में आ रहा है 100 रुपए की शक्कर एक परिवार यूज करता था। शक्कर कितनी? 100 रुपए की। आगे बढ़ते हुए प्रश्न ने क्या कहा, शक्कर का मूल्य 30% बढ़ता है, इसका मतलब 100 रुपए की शक्कर अब 130 की हो गई है, ठीक है ना। 100 था, 30% मूल्य बढ़ने पर 130 होना, नो डाउट। लेकिन अब आपका प्रश्न क्या कर रहा है, परिवार ने उसका खान पान, उसका उपभोग कम कर दिया और व्यय में होने वाला प्रतिशत केवल 17% बढ़ा। इसका मतलब है कि 100 रुपए पर 17% खर्चा बढ़ते हुए अब वर्तमान में खर्चा 117 हुआ है।
देखिए दो प्रकार की लैंग्वेज यहां होगी। एक तो शब्द यहां हो सकता है कि व्यय यथावत रहा। यथावत रहने का मतलब क्या होगा कि 100 है, मूल्य बढ़ा है 30%, हम पहुंच गए 130 पर, और यथावत होने का मतलब क्या है, 100 का वापस यहां पर 100 होना। यथावत का मतलब 100 घूम करके 100 आएगा। लेकिन इस बार इस प्रश्न ने कहा है कि जो अपना खर्च है, व्यय है, वो 17% बढ़ा, इसलिए हमने 100 में 17 बढ़ाते हुए अंतिम रूप से खर्च 117 कर दिया। ठीक है सर, बस ये आपका प्रश्न हो गया सर। यहां पर आपको कुछ कमी नजर आ रही है सर, उसको देखिए आप। ये जो स्थिति है, यहां पर कमी और कमी का प्रतिशत आपको नजर आ जाएगा। यानी जो खर्चा आपका 130 होना था, वो खर्चा आपने 117 पर समेट लिया, कम कर दिया। तो बताइए कमी कितनी है, कमी है 13 की। 130 117 को कम किया, किस पर है, 130 पर है, और गुणा किससे कर दें, 100 से। तो 0 से 0 काट दिया, 13 से 13 कट गया एक बार, और 1 का 10 से गुणा होने पर 10% की कमी कर दी। तो कुल मिलाकर के सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कितना परसेंट की कमी हुई। ठीक है, दो लैंग्वेज को अच्छे से देखना है। यथावत रहने पर स्टार्टिंग 100 रहेगी, यथावत रहने पर एंड भी 100 रहेगा। लेकिन अगर 5% की वृद्धि होती है तो स्टार्टिंग 100, लास्ट में 105। 17% की वृद्धि जैसे इस प्रश्न में था, स्टार्टिंग 100 एंड 117 पर। कमी भी हो सकती है, जैसे कि आपको कह दिया कि भी उसने इस प्रकार से किया कि 5% की कमी हो गई, तो 100 और 5% कम करते हुए यहां 95 कर देना। तो ये जो प्रश्न की लैंग्वेज क्या कहती है, जो आंकड़े हैं उसको आपको मैनेज करना है। चलिए सर, अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि पहले खर्चा 6 किलोग्राम था, मतलब उपभोग, सॉरी खर्चा नहीं, यानी कंजप्शन उसका 6 किलोग्राम था, तो अब कितना है। तो चलिए वही स्थिति है, पहले और अब में संबंध की बात करते हैं। पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, 10% की कमी। यानी अगर पहले 100 किलोग्राम शक्कर खाई जाती थी परिवार के द्वारा, 10% की अगर कमी है तो अब शक्कर की मात्रा 90 किलोग्राम है। कहने का मतलब यह है 10% की कमी। ठीक है, अब चलिए ये 6 किलोग्राम किसके लिए है, तो तुरंत दिमाग में आएगा ये 6 किलोग्राम ये शक्कर का मूल्य वृद्धि से पूर्व उपभोग है। तो पूर्व यानी पहले वाला, इसके रेस्पेक्ट में 6 किलोग्राम है। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हुआ, 6 किसके रेस्पेक्ट में आया सर, 6 आया 100 के रेस्पेक्ट में। तो 6 में 100 का भाग देना, और वर्तमान के लिए अब कितना कंजप्शन हो रहा है, 90 से आप गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट गया, 6 और 9 का गुणा 54 में 10 का भाग देने पर 5.4 किलोग्राम। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, 5.4 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नंबर दूसरी बात, हो सकता है आप राइट वाला पार्ट नहीं करते हुए मौखिक रूप से इसको 10% की कमी को आप अप्लाई करवा दें। ध्यान दीजिए मौखिक रूप से कैसे करने वाले हैं भाई, 10% की कमी हो गई तो 10% कम होने पर वर्तमान में 90% हो गया, 100 में से 10 कम करने पर। तो आप इस सीधा 6 का 90% डायरेक्ट सोच सकते हैं, 6 और 9 का गुणा करते हुए 54 में 10 का भाग देते हुए 5.4 किलोग्राम। ठीक है सर, तो दो हिस्सों में प्रश्न था, पहले तो कितने प्रतिशत कमी हुई, और उस 10% की कमी को 6 किलोग्राम पर अप्लाई करना। 6 का 10% 0.6 हो गया, और 6 में से 0.6 घटाने पर आपके प्रश्न का उत्तर 5.4 हो गया। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 कैंडिडेट हैं किसी चुनाव के अंदर। कुल मतदाताओं की संख्या के 10% ने अपना मत नहीं डाला, डाले गए मतों का 20% खारिज कर दिया गया। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 51% प्राप्त किया और 1800 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। आपने देखा होगा परीक्षाओं में चुनाव संबंधी लैंग्वेज वाले प्रश्न भी काफी बार पूछे जाते हैं, और जहां पर जैसे एसएससी के एग्जाम हो गए या एलडीसी के जैसे एग्जाम्स आपके पास में हैं, जहां पर 4 से 6 पारियों में, 8 पारियों में अगर परीक्षाएं होती है, तो 8 अगर एग्जाम है, 8 पारी है, 4 दिन 4 रविवार की बात हो रही है, तो उसके अंदर 8 में से लगभग एक परीक्षा के अंदर तो ऐसा प्रश्न आपका होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए वापस से ध्यान देना। सबसे पहली चीज, अच्छा एक चीज और ध्यान देना भाई, प्रश्न की लैंग्वेज आपको कितनी बड़ी लग सकती है, सब कुछ है, लेकिन हमारी एरो डायग्राम मेथड के माध्यम से हम लोग कर लेंगे। एक चीज आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो प्रश्न मेरे द्वारा लिखा गया है वो लगभग है ना 2/3 से ऊपर जो है अपना बोर्ड हम लोगों ने उस प्रश्न के रूप में ऑक्यूपाई कर लिया। अब जो पीछे बचा हुआ छोटा सा हिस्सा है उसी के अंदर अपना उत्तर आराम से आ जाएगा। ठीक है,
आपको केवल और केवल क्या करना है, एरो डायग्राम की बात करना है। जो प्रश्न कहे उस प्रतिशत को लेना है, जो प्रतिशत आपको कहा जाए किस नंबर पर अप्लाई होना है उसी नंबर पर आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं, 2 उम्मीदवार के बाद कुल मतदाताओं की संख्या के 10% अपना मत नहीं डाला। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई मेरे मतदाता जो हैं वो 100 थे, कुल मतदाता हम लोगों ने मान लिया। ये जो शब्द है ना आपका कुल मतदाता, देखिए मतदाता का मतलब क्या होता है, मतदाता का अभिप्राय जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो सारा मतदाता है। वोट डालता है नहीं डालता है वो उसकी इच्छा है। तो मतदाता यानी कि वोटर लिस्ट में आने वाले सारे के सारे नामों की संख्या। तो कुल मतदाता हमारे द्वारा 100 मान लिए गए। अब देखो जो प्रश्न कह रहा है केवल उसी है ना ऑर्डर के अंदर बढ़े चलो। प्रश्न कह रहा है 10% ने अपना मत नहीं डाला, यानी 100 में से 10% ऐसे थे। 10% का मतलब 10 लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला। इसका मतलब 90 लोग बूथ के ऊपर पहुंच गए अपना वोट डालने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डाले गए मतों का, अब डाले गए मत क्या है, 100 है या 90 है? तो तुरंत दिमाग में आया डाले गए मत तो 90 हैं हमारे। तो डाले गए मत यानी इस 90 का 20% खारिज कर दिया गया, इनवैलिड वोट जिसको आप कहते हैं, खारिज करना। तो मुझे इसके आगे बढ़ना है। डाले गए मत है ना, ये मत पड़े की बात हो गई। डाले गए मत आपके 90 हैं, उसका 20% खारिज हो गया। तो 90 का 20% निकालना है, दोनों का गुणा करना है, 100 का भाग देना है। 100 में 2 जीरो है, एक जीरो 90 के पीछे का, दूसरा जीरो 20 के पीछे कट गया। 9 और 2 का गुणा 18 हो गया, यानी 18 वोट जो हैं ये क्या हो गए सर, खारिज हो गए हैं सर। ठीक है, जो काउंटिंग में आपके काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब 90 में से अगर 18 वोट खारिज हो गए तो 72 वोट क्या हो गए सर आपके, वैध पाए गए। वैध यानी वैलिड वोट्स हो गए। अब आगे क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान देना। ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आ रही है इस प्रश्न की, यहां तक कहीं कोई गलती नहीं होती है सर। 100 थे, 10 ने वोट नहीं डाला, कम कर दिया 90, 90 का 20% 18 और कम करते हुए हम पहुंच गए 72 पर। अब ध्यान दीजिए, जीतने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट मत प्राप्त करता, 51%। ठीक है, 51% उसको मत मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मान अंडरलाइन कर लें आप इसको, है ना, इन्वर्टेड कॉमा के साथ में बात कर रहा हूं। 51% वोट किसके मिलते हैं? तो पता लगा कि कुल संख्या का, किसका, मतदाताओं की कुल संख्या। क्योंकि यहां आपका जो प्रश्न है वो 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। उस लैंग्वेज को सुनने का आप प्रयास करें अच्छे से। पहली लैंग्वेज हो सकती है मतदाताओं की कुल संख्या, तुरंत दिमाग में आएगा मतदाताओं की कुल संख्या यानी 100 की संख्या। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज आपकी हो सकती है कि डाले गए मतों का 51%, तो मुझे वो 51% डाले गए मत यानी 90 के लिए लेना पड़ेगा। और तीसरी लैंग्वेज हो सकती है वैध मतों का 51%, तो मुझे उस स्थिति में 51% 72 का लेना पड़ेगा। तो 3 अलग अलग रास्तों से जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिल सकते हैं। है तो 51%, लेकिन मतदाताओं की कुल संख्या के लिए 100 का 51%, डाले गए मतों का 51% का अभिप्राय 90 का 51% और वैध मतों का 51% का अभिप्राय 72 का 51% मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके बाद हमारे प्रश्न में 2 हिस्से हो गए सर। 2 हिस्से कौन से हुए, एक जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसका हिस्सा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा हमारा किसका हुआ, हारने वाले उम्मीदवार का हिस्सा। केवल 2 हिस्से क्योंकि हमारा प्रश्न 2 उम्मीदवारों की बात करता है। ठीक है, तो अब फिर से वही बात करूंगा, 51% मिल रहा है, कहां से मिल रहा है सर? तो तुरंत दिमाग में आपका आए कि यह मतदाताओं की कुल संख्या का 51% है। यानी मुझे जो 51% लेना है, मुझे उस 100 के लिए लेना है मतदाताओं की कुल संख्या, और 100 का 51% 51 हो जाए। अगर मान लिया होता वैध मतों का 51%, तो मुझे 72 का 51% लेते हुए गणना करनी पड़ती। चलिए, अब 72 वैध वोट है ना, इतने गिने जाएंगे वोट। 72 का में से 51 वोट जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले? 72 में से आप 51 कम कर दें तो ये 21 वोट हारने वाले को मिले। और ऐसी स्थिति में हार जीत का अंतर कितना हो गया? हार जीत का अंतर 30 वोटों का हो गया। वापस से ध्यान देना, जीतने वाले को जितना वोट मिलता है उसको आपको इस 72 में से ही घटाना है। ये विशेष बात आपके दिमाग में आ जाए। यानी यहां 72 माइनस 51 करने पर हारने वाले के वोट 21 हो गए, जीतने वाले को 51 वोट, हारने वाले को 21 वोट, तो हार जीत का अंतर 30 वोटों का हो गया। चलिए
अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो अब अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर? मुझे बताइए 1800 मत से चुनाव जीता गया, यानी हार जीत का अंतर रहा, तो ये 1800 हार जीत का अंतर है। और अपने इस पूरे डायग्राम के अंदर हार जीत का अंतर कितना है सर? हार जीत का अंतर 30 वोटों के बराबर है। 30 का भाग देना, और यहां पर भी कई प्रश्न आपके बन सकते हैं सर, कम से कम 6 प्रश्न आपके द्वारा यहां पर बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न जो बना है मतदाताओं की कुल संख्या, तो मतदाताओं की कुल संख्या के लिए मुझे 100 का गुणा करना होगा। जो प्रश्न यहां नहीं लिखे गए हैं उनकी लैंग्वेज क्या हो सकती है वो बात कर रहा हूं। हमारा प्रश्न हो सकता है डाले गए मतों की संख्या, यानी कितने वोट पड़े, तो डाले गए मतों की संख्या के लिए मुझे 90 का गुणा करना होगा। मेरा प्रश्न हो सकता है कुल कितने मत वैध पाए गए, वैलिड नंबर ऑफ वोट्स 72 से गुणा करेंगे। हमारा प्रश्न हो सकता है कितने मत खारिज किए गए, तो कितने मत खारिज किए गए, तो मुझे उस स्थिति में 18 का गुणा करना होगा। हमारा प्रश्न हो सकता है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए मुझे 51 का गुणा करना होगा। और अगला प्रश्न बन सकता है हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार के लिए हारने वाले को 21 है, इसलिए 21 से गुणा करना होगा। तो ये एरो डायग्राम इतना बढ़िया है सर, सारी चीजें एक साथ में स्पष्ट है, क्लियर है। आप कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर देने की स्थिति में है। तो फिलहाल इस प्रश्न में कुल मतदाता, तो कुल मतदाता के लिए 100 का गुणा कर दें, तो ये 0 से 0 कट गया, 3 का पहाड़ा लगाते हैं, 3 छंग 18 0, और जब इसका गुणा करेंगे तो आपका उत्तर क्या रहा सर? 6000। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर मुझे नजर आ रहा है, तो ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, लेकिन समझने की सार्थकता उसी स्थिति में होगी कि कम से कम, है ना, किताबों को देखते हुए, पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को देखते हुए, जहां से भी आपको मिल जाए मैटर, है ना, वहां से इस प्रकार का कम से कम 1 से 2 प्रश्न आप निश्चित रूप से हल करें, तब इसको समझने की आपकी सार्थकता और उपयोगिता रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे हम लोगों ने बात भी की थी कि भाई हर रविवार को जो जो भी हम पूरे सप्ताह में पढ़ने वाले हैं, है ना, तो उसके लिए एक टेस्ट क्रिएट होने वाला है। इसी प्रकार के प्रश्न होंगे, कुछ लैंग्वेज हल्की फुल्की चेंज हो सकती है, नंबर्स आपके चेंज हो सकते हैं, और उस टेस्ट को आपको देना है, और वो टेस्ट जो है आपको ऐप के माध्यम से अवेलेबल होगा, और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज मैंने और भी कही थी कि जिस रविवार को किसी एजेंसी के द्वारा अगर परीक्षा आयोजित की जाएगी तो उस रविवार को टेस्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है सर, तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं फिर से। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 9261 है। गत 2 वर्षों में नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हुई है। तो बताओ 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी? है ना, बहुत आसान सा प्रश्न है, आपने कई अलग अलग परीक्षाओं में इसको देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। आपके पास में देखो, जब इस प्रश्न की बात होती है ना, तो यहां पर समय को उल्लेख करने वाले शब्द क्या हैं, सबसे पहला फोकस आपका ये होना चाहिए। जैसे एक छोटे से एग्जांपल में मैं ये कह दूं कि 2010 में इतना था और 2012 में इतना था, तो यहां तो समय के उल्लेख करने वाले सीधे शब्द ये हुए 2010 2012। तो मैं 2010 जो नहीं, समय में जो पहला वाला शब्द आ रहा है उसको पहले, और जो बाद में आने वाला है उसको मुझे बाद में लिखना है। यानी जो काल का क्रम है, यानी जो समय का क्रम है, उस समय के क्रम में जो शब्द पहले आता है उसको लेफ्ट में पहले आप लिखेंगे, और समय के क्रम में दूसरे नंबर पर आने वाला शब्द आप दूसरे क्रम पर रखना है। ये आपको हमेशा इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो यहां पर अगर वर्षों की बात होगी तब तो कोई समस्या नहीं है सर, लेकिन यहां जो शब्द आ रहा है, एक आ रहा है सर हमारा शब्द वर्तमान जनसंख्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन 9261, और एक शब्द आ रहा है हमारा 2 वर्ष पूर्व, है ना, ये शब्द आ रहा है जो ज्ञात करना है वो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। अब इसके अंदर आपको तय करना है कि पहले क्या है, वर्तमान पहले है या वर्तमान बाद में है। तो देखिए वर्तमान तो ठीक है, वर्तमान है, लेकिन वो पहले या बाद में कब पता लगेगा, उसके साथ में शब्द क्या है। अगर 2 वर्ष पूर्व शब्द है तो पूर्व पहले हुआ और वर्तमान बाद में हुआ। अगर 2 वर्ष बाद की बात हो रही है तो इसका मतलब वर्तमान आज अभी हो गया और 2 वर्ष बाद में हो गया। तो जो क्रम है समय का, उस क्रम के अंदर आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहां से बात करूंगा 2 वर्ष पूर्व। ठीक है सर, उसके बाद में 1 वर्ष पूर्व आ गया, 1 वर्ष पूर्व के बाद वर्तमान आ गया।
समझ बात आई या नहीं आई? यानी 2 वर्ष पहले से 1 वर्ष पूर्व की स्थिति और 1 वर्ष के बाद वर्तमान की स्थिति। 2 वर्ष पूर्व हमारी जनसंख्या कितनी है उसको आपको ज्ञात करना है। इसको मैंने x मान लिया एक सिंबॉलिक रूप से, और उसके साथ में कहा गया कि 5% की वृद्धि होती है पिछले 2 सालों के अंदर। तो पहले साल भी 5% की ग्रोथ हुई है, दूसरे साल भी 5% की ग्रोथ हुई है, और वर्तमान स्थिति में हमारी जनसंख्या 9261 हुई है। तो ये आपका जो है डायग्राम हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गई प्रश्न की। वापस ध्यान देना, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या ज्ञात करनी थी, लेफ्ट में लिखते हैं 2 वर्ष पूर्व को x लिख दिया, और 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष में जनसंख्या की ग्रोथ 5% रही है, तो 5% 5% इस प्रकार से 2 ग्रोथ होते हुए वर्तमान कितना हो गया? 9261 हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर क्या है कि जैसे यहां पर लिखा है लेफ्ट से राइट, जैसे आप अपनी कॉपी में लिखते हैं लेफ्ट से राइट, उसी क्रम में आपको प्रोसीड करना है, प्रश्न को बढ़ाना है। लेफ्ट से राइट जाने वाला हर प्रकार का तरीका आपका सही है, राइट से लेफ्ट आने वाला हर तरीका आपका गलत है। ठीक है ना? इसको विशेष रूप से आप अपने दिमाग में सेट कर लें, लेफ्ट से राइट ही आपको जाना है। तो चलिए मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले लेफ्ट के अंदर x लिखा है, मुझे x लिखना है, गुणा 5% बढ़ाना है, और 5% बढ़ाने का मतलब 105% हो जाना है। भाई 100 में 5 जोड़ेगा तो 105% हो गया, और 105% का मतलब होगा 105/100। फिर से 5% बढ़ाना है, 105/100 हो गया, और ऐसा बढ़ाते बढ़ाते हम कहां पहुंच गए हैं? 9261। तो बराबर में 9261 करना। वापस ध्यान दीजिए, x 5% की ग्रोथ 105% का मतलब 105/100, फिर 5% की ग्रोथ 105/100 बराबर 9261। अब आपको क्या करना है? हल्का सा कैलकुलेशन का पार्ट, मुझे इस x का मान चाहिए, तो x के जो पड़ोस में लिखे गए हैं इनका आपको पक्षांतरण करना है। अगर ये प्लस के निशान के साथ में होते तो सामने माइनस के निशान के साथ में जाते, लेकिन गुणा के निशान के साथ में है, इसका मतलब सामने भाग की स्थिति में जाएंगे, और भाग की स्थिति का मतलब है ये उलट जाएंगे, भाग उलट गुणा होता है ना। तो आप इसको जो है इस प्रकार से देखिए, x बराबर 9261, उधर ले जाने का मतलब ये हुआ कि 105/100 लेफ्ट के अंदर है, उधर ले जाने पर अंश हर में और हर अंश में, यानी कि 105/100 100/105 हो जाएगा, और उसी क्रम में दूसरा वाला भी पद 100/105 हो जाएगा, यानी वज्र गुणा की स्थिति भी आप इसको कह सकते हैं। इस कैलकुलेशन को कर दें, जहां से कैंसिल होता है, जैसे 5 के पहाड़े से 20 बार, 5 के पहाड़े से 21 बार, फिर 5 के पहाड़े से 20 बार, 5 के पहाड़े से 105 21 बार कटेगा। 21 का पहाड़ा लगा रहा हूं, 21 का पहाड़ा 1 बार, और 21 के पहाड़े से 21 चौक 84। ध्यान दीजिए, 92 है, 84 को घटाना है, 8 आ गया, 8 के पीछे 6 है, 86, वापस से 21 चौक 84, 2 बच गया, 21 से कम 21, और जब 21 से काटेंगे तो ये 21 का स्क्वायर है, 21 बार कट जाएगा, और गुणा करने पर 21 का 2 से गुणा, 42 का 2 से गुणा, 84, 8400, ये आपका फाइनल आंसर है। और बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आया होगा। यहाँ पर ध्यान देने की टेक्निकल चीजें 2 ही है, समय के क्रम में आने वाला शब्द पहले लिखना, समय के क्रम में आने वाला बाद वाला शब्द बाद में लिखना है, और गणना करते समय लेफ्ट से राइट, जैसा कि हम अपनी कॉपी में लिखा करते हैं, उसी क्रम को फॉलो करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। x गुणा 105/100 गुणा 105/100 बराबर 9261, और पक्षांतर करते हुए 105/100 राइट में चला गया, 100/105, और बाकी की जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन करते हुए अपने प्रश्न का आंसर हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है सर, तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, 60 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है। देखिए 60 लीटर एक मिश्रण है जिसमें दूध भी है और पानी भी है, और प्रश्न कह रहा है 90% दूध है, कितना लीटर पानी मिलाना है कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा 80% रह जाए। यानी जो दूध पहले 90% की मात्रा में है, पानी मिलाने के बाद दूध की मात्रा 80% हो जाए। यानी मिश्रण पर आधारित आपका ये प्रश्न है, लेकिन चूंकि प्रतिशत का है तो कई बार जहां सिलेबस के अंदर प्रतिशत का पाठ हमारा होता है तो उस प्रतिशत के हिस्से के अंदर इस प्रकार से मिश्रण का प्रश्न भी आपको पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं सर हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम कि जो प्रारंभिक मात्रा आपकी है, मिश्रण 60 लीटर है, और उस मिश्रण के 2 घटक हैं हमारे, दूध और पानी।
ठीक है ना। तो मुझे उस 60 को दूध और पानी उस अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना है, उन घटकों के अंदर बांटना है, या कहने का मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करना है कि दूध कितना है और पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। हमारी स्थिति है प्रारंभिक 60 लीटर है, उसमें से दो हिस्से, एक दूध और दूसरा हिस्सा पानी। प्रश्न आपका कह रहा है कि दूध कितना है, दूध 90% है, तो मुझे इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा सर, क्योंकि 90% 100 के लिए नहीं है, ये 90% 60 के लिए है। अगर 100 के ऊपर होता तो 90 कर देता, लेकिन 60 के ऊपर है तो करना है। कैसे करना है, 60 का और 90 का गुणा करना और 100 का भाग देना। 100 के 2 जीरो, 60 और 90 के पीछे के 2 जीरो आपके कट गए। 9 और 6 का गुणा कितना हो गया, 54। तो दूध आपका 54 लीटर में है, और 60 में से अगर 54 कम कर दूंगा तो पानी 6 लीटर है। ठीक है, 54 और 6 मिलकर के 60 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा हमने बंटवारा कर लिया, दूध की मात्रा कितनी है और पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है सर, चलिए सर आगे बढ़ता हूं मैं। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, देखो सिंबॉलिक रूप से आपको प्रश्न का विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारा प्रश्न कह रहा है कितने लीटर पानी मिलाना होगा, यानी पानी को मिलाने की बात कर रहा है। तो पानी के कॉलम में मुझे x लिखना है कि कितना पानी मिलाना है। भाई x का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन सिंबल है, क्या मिलाना है क्या घटाना है, कहां पर मिलाना कहां से हटाना, तो ये आप +x इस प्रकार से लिखेंगे, पानी के नीचे +x। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाए, तो अगर दूध 80% है तो नो डाउट पानी कितना हो जाएगा, पानी 20% हो जाएगा, क्योंकि देखो मात्राएं बदलेगी लेकिन जो पूरा होल प्रतिशत है वो तो 100 रहने वाला है। तो 80% दूध है तो पानी कितना है, 20% है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। और इस प्रश्न का सबसे बड़ा की फैक्टर जो हमारा है वो क्या रहने वाला है सर, कि जहां पर भी आपने x को जोड़ा है या घटाया है, जैसे मैंने इस प्रश्न में पानी के कॉलम में ये किया है, वहां से आपका प्रश्न हल नहीं होता है। इसको विशेष रूप से ध्यान देना है ना, कि पानी के अंदर अगर x जोड़ा है तो पानी वाला कॉलम भूल जाओ, वहां से प्रश्न हल नहीं होगा। अगर आपका प्रश्न कहे कि दूध में कितना दूध मिलाया गया, दूध के नीचे अगर इस कॉलम में x लिख रहे हैं तो फिर दूध वाले कॉलम से आपका प्रश्न हल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पहला कॉलम छोड़ना या दूसरा छोड़ना, जिस भी कॉलम में प्लस का x या माइनस का x हमने लिख दिया, इसलिए मैंने कहा आपको सिंबॉलिक रूप से लिखना है। इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल ही इसी का है। जिस कॉलम में x है वो कॉलम आपको सॉल्व नहीं करना, तो अब इसको तो भूल जाओ। अब यहां पर जो 54 लीटर दूध है वो मेरा 80% के बराबर है, ये ध्यान देना, क्योंकि प्रारंभ में 54 लीटर दूध था, पानी मिलाते गए फिर भी दूध 54 लीटर है, फिर पानी मिलाते गए फिर भी दूध 54 लीटर है, तो दूध तो 54 लीटर है। लेकिन पानी मिलाने से जो प्रतिशत आपका पहले 90 था, अब वो प्रतिशत घट करके आपका कितना रहा, 80 रहा। तो अब अंतिम स्थिति में 54 जो है हमारा किसके बराबर है, 80% के बराबर है। तो 54 चूंकि 80% के बराबर है, 54 में मुझे 80 का भाग देना है। ठीक है सर, 54 में 80 का भाग देने के बाद, और आप किससे गुणा करने वाले हैं सर, 100 से गुणा करने वाले हैं कुल मात्रा को प्राप्त करने के लिए। चलिए मैं इस गणना को कर लेता हूं, और हमारी स्थिति क्या रही, 0 से 0 आपका कट गया सर। ठीक है, 2 के पहाड़े से 4 बार हो गया, 2 के पहाड़े से 5 बार हो गया, 2 के पहाड़े से 2 बार हो गया, और 2 के पहाड़े से यह 27 बार हो गया। ठीक है सर, और 27 और 5 का गुणा कितना हो गया, 135/2। और जब 135 में 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12, 1 2 7 14.5, ये हो गया सर 67.5 लीटर। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर 67.5 तो मेरा ऑप्शन है, लेकिन ये उत्तर नहीं है सर। अब आपको करना क्या है कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है उसको ध्यान दें। हमारी प्रारंभिक जो मात्रा है वो है 60 लीटर। ठीक है, मुझे इसके साथ में जो अंतिम मात्रा है आप इसको कंपेयर करेंगे 67.5 लीटर को। ठीक है, इनका जो अंतर होगा वो मेरे प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि शुरुआत के अंदर कुल मिश्रण जो 100% था वो 60 लीटर था, और एंड के अंदर जो 100%, क्योंकि 100 का हमने गुणा किया, कुल मिश्रण 67.5 लीटर हमें प्राप्त हुआ। तो चलिए मेरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा सर, 67.5 में से 60 को आप कम कर देंगे तो कितना लीटर पानी मिलाना होगा, 7.5 लीटर पानी मिलाना होगा। और मुझे बताइए अपने प्रश्न का फाइनल आंसर क्या हो गया,
हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। 7.5 लीटर पानी मिलाना है, यानी कि प्रारंभिक कुल मात्रा और अंतिम रूप से आने वाली कुल मात्रा का अंतर आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि ये आज की क्लास के जो सारे प्रश्न थे वो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी रहे होंगे, और आप निश्चित रखें, विश्वास बनाए रखें कि हमारी ये क्लास जो है आपके लिए निश्चित रूप से अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और अगर आपने इस क्लास को जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए अगर वो आपने नोट नहीं किए हैं तो आप इस क्लास की जो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया या जो हम लोगों ने पीडीएफ या सॉल्यूशन बनाया है वो पीडीएफ फाइल आपको इस प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध भावेश मैथ्स इस ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के साथ में वहाँ से पीडीएफ को निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सर, आज के लिए हम लोग इतनी बात है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस ऐप के ऊपर बहुत जल्दी हम लोग अलग अलग परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आप बने रहें, इस ऐप के अंदर भी बने रहें, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। ठीक है सर, तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखें, रात को 9 बजे हम अगली क्लास के अंदर फिर से मुलाकात करने वाले हैं। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।